जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कॉलोनाइज करने के लिए अलग अलग यूरोपियन नेशंस आए थे, उसमें फाइनली ब्रिटिश सक्सीड किए। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। सभी को एक बार फिर से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, किस तरह से यूरोपियंस हमारे यहाँ आए और आकर के अपने सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश किया, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, आए थे ट्रेड करने के नाम पर और यहाँ के इंटरनल अफेयर्स में अपना इंटरफेरेंस करना शुरू किया और यहाँ अपना सेटअप्स बैठाते चले गए। जब हम यूरोपियंस के सेटलमेंट्स के विषय में जानते हैं तो ये मैप अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप पहले इनके फ्लैग नेशनैलिटी को देखिए कि ये किस कंट्री के ये सारे फ्लैग्स हैं। अब उस फ्लैग के अनुसार देखिए तो किस तरह से इन लोगों ने कोस्टल एरिया को, स्पेशली कोस्टल एरिया को जहां से ट्रेड आसानी से किया जा सकता है, देख रहे हैं ये पूरे कोस्टल एरिया को ही इन्होंने घेरा है और वहां पर अपना सेटलमेंट को एस्टैब्लिश किया है। तो जब भी पढ़ेंगे तो ये मैप बहुत काम आपके आने वाला है। अब बात करें हम लोग सबसे पहले कि भाई हमारे यहाँ जो यूरोपियंस आए वो केप ऑफ गुड होप से, आप देख रहे हैं केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता है, आप देखें यहां से आपको केप ऑफ गुड होप होते हुए आपको साउथ अफ्रीका को बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से होते हुए ये भारत पहुंचते हैं। न्यू सी रूट वाया केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नया खोजा था, बस ये रूट उनको पता चला था, मेरीटाइम रूट 1498 में। उसके बाद वो इंडिया आए और अपना ट्रेडिंग सेंटर्स खोले। ब्रिटिश इंडिया कंपनी वॉज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से 1600 में एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। और वो कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से प्रचलित था 1600 में, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास है। और ड्यूरिंग दिस टाइम अदर ट्रेडिंग कंपनीज भी साथ में थी। पोर्तुगीज के भी ईस्ट इंडिया कंपनी थे, डच के भी थे, फ्रेंच के भी थे, डेनिश के भी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको थी और वो भी व्यापार कर रही थी। ब्रिटिश कंपनी गेन फुटिंग इन इंडिया इन 1612। ब्रिटिश कंपनी भारत में कब आई? 1612 में मुगल एम्परर जहांगीर से इस्टेब्लिश करने के लिए, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए एक फरमान प्राप्त हुआ सूरत में। और ये फरमान कौन प्राप्त किया? सर थॉमस रो, जो डिप्लोमेट थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की तरफ से इंग्लैंड में। वो ब्रिटिश कंपनी इंडिया आए ट्रेडर के तौर पर, ठीक है ना, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली। कमर्शियल राइवलरी का मतलब है कि भारत से कितना आप रोज से निकाल सकते हो, ये यूरोपियन पावर्स के बीच में हमेशा से झगड़े का कारण रहा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ये देखिए डच इन मार्च 1602 चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है। और उनको पावर दिया गया कि वो वार करे, मतलब बैटल करना हो तो बैटल भी कर सकते हैं, कोई संधि करना संधि कर सकते हैं, कोई टेरिटरी अगर बना सकते हैं डच के लिए तो वो भी कर सकते हैं, अपने किलों का निर्माण कर सकते हैं। तो डच ने क्या किया, भारत में मसूलीपट्टनम, पहले मैप में वापस जाइएगा और खोजिएगा कोस्टल एरिया में मसूलीपट्टनम कहाँ है, पुलिकट कहाँ है, सूरत कहाँ है, इस तरह से ये जगहों पर उन्होंने अपने फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। जब आप इसको पढ़िएगा तो पहला जो मैप है उस मैप को जरूर देखिएगा। फिर 17th सेंचुरी तक आते आते पोर्तुगीज एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन द यूरोपियन ट्रेड, पोर्तुगीज का काफी डोमिनेंस होना शुरू हो गया आपको भारत के एरिया में, तो डच इससे थोड़ा सा कमजोर पड़े। पुलिकट वाज देयर सेंटर इन इंडिया टिल 1690 आफ्टर विच नेगापट्टनम रिप्लेस्ड इट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये इनके पहले सेंटर हुआ करते थे पुलिकट में डचों के। मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी द इंग्लिश बिगैन टू इमर्ज एज फॉर्मिडेबल कॉलोनियल पावर। इंग्लिश फाइनली, आप जानते हैं कि भारत में इंग्लिश ही, ब्रिटेन ही अपना सस्टेन कर पाया और बाकी सारे जितने यूरोपियंस थे अपने पैर उनको हटाने में सफल रहा। After 60-70 years of rivalry with the English, the Dutch power in India began to decline by the beginning of 18th century तक आते आते डच पावर कमजोर पड़ गया भारत में इंग्लिश की वजह से। Their final collapse with their defeat by the English, Battle of Bedara 1759 के बाद तो ये पूरी तरह से डच खत्म हो गए, इनका ऑफिशियल सिंबल है। One by one, Dutch lost their settlement to the English and their expulsion from their possession in India by the British came in 1795 तक डच यहां से जा चुके थे। आइए फिर देखते हैं
पोर्तुगीज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो उनका जो फ्लैग है उनको ध्यान से देखिए, वो फ्लैग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आप मैप को देखेंगे, ये मैप देखिए, पोर्तुगीज का भारत में जो सेंटर्स उन्होंने स्टैब्लिश किए थे उनको आप देख पा रहे हैं। पोर्तुगीज के लिए कहा जाता है वास्को डी गामा इंडिया आया कैलिकट आपको 17 मई आपको 1498, ध्यान से देखिएगा 17 मई 1498 को यहाँ के हिंदू राजा कैलिकट के हिंदू राजा झमोरिन उनका स्वागत करते हैं और बहुत सा उनको अपना गेस्ट बनाते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने धोखा दे करके राजा झमोरिन की हत्या कर दी और उसके बाद इंटरनल अफेयर्स में मैटर इंटरफेयर करके उसके बाद यहाँ पर अपना खुद का इस्टेब्लिश किया ट्रेडिंग स्टेशन कैलिकट, कन्नूर और कोचीन में। फर्स्ट गवर्नर कौन हुआ पोर्तुगीज के? फ्रांसिस डी अल्मीडा। लेटर इन 1509 अल्बुकुर्क वाज मेड द गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज टेरिटरी इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि गवर्नर कौन रहे हैं पोर्तुगीज के भारत में। इन 1510 ही कैप्चर्ड गोवा from the ruler of Bijapur. Thereafter Goa became the capital of the Portuguese settlement in India. यानी गोवा आपको पोर्तुगीज का कैपिटल रहा है। अल्बुकुर्क कैप्चर्ड मलक्का, साउथ में है, यहाँ नीचे करीब आएगा मलक्का, एंड सिलोन, सिलोन यानी श्रीलंका। You also built a fort at Calicut. Albuquerque died in 1515, leaving the Portuguese as the strongest naval power in India. ध्यान रखिएगा अल्बुकुर्क का यहाँ पे कुछ आपका मेंशन्ड है, नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पोर्तुगीज का और आपको मलक्का और सिलोन पे कब्जा करना। फिर सक्सेसर जो हुए अल्बुकुर्क का, उन्होंने पोर्तुगीज सेटलमेंट को दमन, सालसीट, बॉम्बे के आसपास का क्षेत्र है, ऑन द वेस्ट कोस्ट एट सैनथोम नियर मद्रास, फिर हुगली बंगाल के तरफ ईस्ट कोस्ट पर उन्होंने अपना कुछ सेटलमेंट, नए सेटलमेंट को एस्टैब्लिश किया। दे लॉस्ट ऑल देयर पोजीशंस इन इंडिया एक्सेप्ट गोवा, दमन और दीव इन द नेक्स्ट सेंचुरी। यानी याद रखिएगा गोवा वगैरह बाद में आपको भारत को बाद में मिला पुर्तगाल की सरकार से, जो इस तरह से पोर्तुगीज ने भारत में अपना सेटअप किया था। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए सेंट थॉम फोर्ट, आपको अभी थोड़ा पिछले स्लाइड पे आपने पढ़ा था, उसके अवशेष बचे हैं, पोर्तुगीज ने बनाया था। ये देखिए फोर्ट सेंट एंजिलो कन्नौर में है, सब बनाए गए थे, ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर बनाए गए थे। ये पोर्तुगीज के कॉइन जो उस समय चलते थे भारत में। आइए डेन्स, डेनमार्क एस्टैब्लिश किया अपना सेटलमेंट्स इन इंडिया, जो एस्टैब्लिश किया वो ट्रैंक्वेबार तमिलनाडु की तरफ होता है 1620 में। डेनिश सेटलमेंट में श्रीरामपुर बंगाल में है, ये उनका हेडक्वार्टर था इंडिया में, श्रीरामपुर बंगाल। डेन्स फेल्ड देयर स्ट्रेंथन देमसेल्फ इन इंडिया, और उन्होंने सारे अपने जो है यहाँ पे जो अधिकार थे वो ब्रिटिशर्स को बेच के 1845 में हट गए। आप नीचे एक देख पा रहे हैं कि इन्होंने ट्रैंक्वेबार में अपना एक किला भी बनवाया था ट्रेडिंग के पर्पज से, लेकिन बहुत दिन नहीं चल पाए डेन्स। अच्छा, उसके बाद आते हैं द फ्रेंच ईस्ट इंडिया बनी किनके? कोलबर्ट, वहां के मिनिस्टर थे, कोलबर्ट के अंडर में ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1664 में, ताकि भारत के साथ व्यापार हो सके। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया सूरत बाय फ्रैंकोइस क्वारान इन 1668 में। लेटर मरकरा सेट अप ए फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम में 1669। फिर से कह रहा हूं कि पहला वाला मैप जरूर देखिएगा जब भी आप स्थान के बारे में पढ़ते हैं। ए स्मॉल विलेज वाज एक्वायर्ड फ्रॉम द मुस्लिम गवर्नर ऑफ वलीकोंडपुरम बाय फ्रैंकोइस मार्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पौंडीचेरी एंड इट्स गवर्नर वाज फ्रैंकोइस मार्टिन। पौंडीचेरी में आज भी आप फ्रेंच के एविडेंसेस को देखेंगे, वहां के घरों को बने हुए, वहां के वेशभूषा को, वहां के जो कॉलोनीज बनी है उस फ्रेंच आर्किटेक्चर का प्रभाव है। ऑल्सो चंदरनगर इन बंगाल वाज एक्वायर्ड फ्रॉम मुगल गवर्नर इन 1690। कब्जा किया इन लोगों ने, फ्रेंचों ने। फ्रेंच पावर इन इंडिया डिक्लाइन बिटवीन 1706 से 1720 तक में इनका फ्रेंच पावर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ऑक्यूपाइड माही इन द मलाबार, यनम, कोरोमंडल बोथ इन 1725 एंड कारिकाल इन तमिलनाडु। यानी ये इनका बड़ा अच्छा संबंध था, फ्रेंचों का बड़ा अच्छा संबंध था मैसूर किंगडम के साथ, है ना, ये एलाई के तौर पे थे। लेकिन मैसूर किंगडम एक बार हटा तो इनका भी पतन हुआ। द अराइवल ऑफ डुप्लिएक्स एज फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया इन 1742 saw the beginning of Anglo-French conflict, यानी भारत में कार्नेटिक वॉर शुरू हो गया। कार्नेटिक वॉर किनके बीच में? ब्रिटिश और फ्रेंचों के बीच में चला
लंबा युद्ध। अब ये डायरेक्ट भी था और इनडायरेक्ट भी था, यानी मेरा दोस्त और उनका दोस्त वो झगड़ा कर रहे हैं तो हम लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये भी फाइनली भारत में फ्रेंच हार गए। और फ्रेंच के देखिए कुछ सबूत है भारत में, जैसे कैनन है जो हमारे यहाँ मिला है, जो जिस पर फ्रेंच डिजाइन है, वो लोगो है उस पर। फिर इंग्लिश, फाइनली इंग्लिश आए ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट नोन एज मर्चेंट एडवेंचरर्स इन 1599 में बना। फिर 1600 में शुरुआत में हम लोगों ने देखा company was granted an English royal charter under the name Governor and Company of Merchants of London Trading। याद रखिए, Company of Merchants of London Trading into East Indies by Elizabeth फर्स्ट के रॉयल चार्टर से आपको दिया गया, एक मंजूरी दी गई मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, उनको दी गई मंजूरी कि भाई आप भारत के साथ जाकर के भारत में जाकर के आप व्यवसाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, making it the oldest among several similarly formed European East Indies Company। यानी ये इंग्लिश की जो इंग्लिश का जो ब्रिटेन वालों का ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये पैरेलली और भी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे डच का, जैसे फ्रेंच का, जैसे पोर्तुगीज का, उनमें सबसे पुराना है। ठीक है, उसके बाद इन 1608 द कंपनी डिसाइडेड टू ओपन अ फैक्ट्री, द नेम गिवन टू ए ट्रेडिंग डिपोट एट सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री को खोलते हैं। इंग्लिश एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं परमिशन सीख करने के लिए फॉर ट्रेड विद इंडिया, बट इनिशियली इट वाज टर्न डाउन ड्यू टू पोर्तुगीज इंटरव्यू। यानी पोर्तुगीज के मौजूदगी की वजह से उस तरह से मुगल उनको परमिशन नहीं देते हैं, है ना। दिस कन्विंस्ड द इंग्लिश ऑफ द नीड टू ओवरकम पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस एट द मुगल कोर्ट इफ दे वेर टू ऑब्टेन इट एनी कंसेशन फ्रॉम द इंपीरियल गवर्नमेंट। चूंकि पोर्तुगीज का प्रभाव था, वो अब करेंसी देते थे, पैसा जो टैक्सेस पे करते थे, उनके प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया कि पहले पोर्तुगीज को निपटाना हटाना जरूरी है, तब जाकर के मुगल उनकी बात मानेंगे, फैक्ट्री लगाने की इजाजत देंगे। द कंपनी अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री ओवर द पोर्तुगीज इन द बैटल ऑफ स्वाली नियर सूरत इन 1612 में। दोनों के बीच में युद्ध होता है और जीतते हैं, आपको बैटल ऑफ स्वाली में, सूरत के पास ही है। where two English naval ships under Captain Best defeated a Portuguese naval squadron को हराते हैं। ठीक है, these victories led the Mughal to hope that in view of their naval weakness they could use the English to the counter the Portuguese on the sea। यानी ये नेवल एक्सपर्टीज को देखते हुए मुगल्स को ये लगा कि इंग्लिश की सहायता से वो भी नेवल फोर्सेस को तैयार कर पाएंगे उनकी मदद से, इंग्लिश की मदद से, और अपना एक नेवल फोर्सेस तैयार कर पाएंगे और पोर्तुगीज का प्रभाव, बाहरी प्रभाव कम कर पाएंगे जो ये बाहर से आते जा रहे हैं। मोreover द इंडियन मर्चेंट्स वुड सर्टेनली बेनिफिट बाय कंपटीशन। इंडियन मर्चेंट्स को तो फायदा था कि इंग्लिश और पोर्तुगीज आ रहे हैं तो फॉरेन बायर्स उनको मिल रहे हैं तो सामान बिकेगा। कैप्टन बस सक्सीडेड रॉयल इन गेटिंग ए रॉयल फरमान बाय जहांगीर परमिटिंग द इंग्लिश टू बिल्ड अ फैक्ट्री इन सूरत। ये तो जाहिर है कि उनको मिल गया जहांगीर से फरमान। द इंग्लिश वर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंसेशंस एंड इन 1615 देयर एम्बेसडर, असल कंसेशन कहाँ मिला? सर थॉमस रो के द्वारा, जो मुगल कोर्ट में पहुंचते हैं और मुगल कोर्ट में पहुंच करके प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भाई उनको कुछ और दिया जाए। by taking advantage of India's naval weakness and harassing Indian traders and ship from the Red Sea and to Malacca। यानी उन्होंने समझा दिया इनडायरेक्टली कि जो वीकनेस है आपका इंडियन नेवल फोर्सेस का मुगलों के अंदर में, वो और बढ़ सकता है अगर इंग्लिश की सहायता ले तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ में इंडियन ट्रेडर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जब उनकी शिप्स हमारे एरियाज से जाएंगे जहां पे वाटर पे हम लोग का कंट्रोल है, वहां पास होने पर टैक्सेस देने पड़ सकते हैं, है ना, रेड सी और स्पेशली टू मलक्का जाते समय। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुगल्स को एक डर दिखाया गया और बल समझाने की कोशिश किए था सर थॉमस रो। तो इससे क्या हो गया कि रो सक्सीडेड इन गेटिंग एन इंपीरियल फरमान टू ट्रेड एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन ऑल पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। यानी मुगल एम्पायर में हर जगह उनको इजाजत दे दिया गया कि वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हैं। Rose's success further angered the Portuguese and fierce naval battle between the two countries began। शुरू हो गया दोनों के बीच में झगड़े, क्योंकि उनको फरमान मिल चुका था कि वो इंग्लिश फैक्ट्री
लगा सकते थे, लेकिन फाइनली जितने भी बैटल हुए उसमें इंग्लिश ही जीते। दोनों का खत्म हुआ बैटल जाके 1630 में। 1662 में देखिए, पोर्टुगीज गेव द आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, यानी उनकी राजकुमारी की शादी हुई थी, पोर्टुगीज राजकुमारी की शादी हुई थी इंग्लैंड में। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, बॉम्बे को जो पुर्तगाल के कब्जे में था, उन्होंने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स सेकंड को डाउरी में दे दिया था, मैरिंग ए पोर्टुगीज प्रिंसेस। देख रहे हैं, द पोर्टुगीज लॉस्ट ऑल देयर पोजेशंस इन इंडिया एक्सेप्ट गोवा दमन दीव, सब खत्म पोर्टुगीज का, बस यही 3 जगह बाकी था, गोवा दमन दीव। द कंपनी बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंपीरियल पैट्रोनेज और सून एक्सपैंडेड इट्स कमर्शियल ट्रेडिंग ऑपरेशन, यानी धीरे 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 ये लोग खत्म होते चले गए और बहुत कम ही लिमिटेड रह गए। कंपनी क्रिएटेड ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत वेयर अ फैक्ट्री वाज बिल्ट इन 1612, मद्रास, बॉम्बे, ये बाद में चल करके फैक्ट्रीज ट्रेडिंग पोस्ट बनाए गए जहां से ये व्यापार करते थे। लेकिन अंग्रेजों का दबाव अभी भी बरकरार था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बाय 1647 कंपनी हैड 23 फैक्ट्रीज, ईच अंडर द कमांड ऑफ फैक्टर ऑफ मास्टर मर्चेंट गवर्नर ऑफ इट्स सो चोजन एंड हैड 90 एम्प्लॉयज इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि खत्म होते जा रहे हैं ये लोग। इसको पॉज करके बाकी जो थोड़ा फैक्ट है उसको पढ़ सकते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ थे और वो यहाँ आने के बाद उन्होंने इंटरनल अफेयर्स में, आप जैसा कि ये एक फोटो देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद का, बैटल ऑफ प्लासी का ये सीन है जिसमें मीर जाफर को घूंस दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जिससे कि सिराजुद्दौला बहुत बुरी तरीके से हारे थे, है ना। और यहाँ पे ये अपना रूल को एस्टेब्लिश करते चले गए और फोर्ट बनाई, अलायंसेस किए, फिर वॉर एंड पीसेस की बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने, और यहाँ फाइनली एक ट्रेडर के तौर पे आए थे लेकिन कॉलोनाइजर बन करके रह गए। फिर आइए, कुछ राष्ट्रपति भवन ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत, वायसराय रेसिडेंसी बोला जाता था। वॉर मेमोरियल 70,000 इंडियन सोल्जर, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का बना हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और एंग्लो अफगान वॉर के भी सिपाहियों का नाम लिखे हुए हैं। ये सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, नॉर्थ ब्लॉक का, बनवाया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, आज संसद भवन है, पार्लियामेंट है आपका। फिर ये मद्रास हाई कोर्ट है, इसका डिजाइन भी ब्रिटिशर्स ने तैयार किया, उन्होंने ही इसे, बहुत सारे आर्किटेक्चर उन्होंने तैयार किया। वायसराय लॉज के नाम से राष्ट्रपति निवास आज शिमला में है, ये पहले वायसराय लॉज के नाम से जानते थे। बहुत सारा है, विक्टोरिया मेमोरियल है, ऐसे लेकर के हावड़ा ब्रिज है, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट है, आर्किटेक्चर है जो ब्रिटिशर्स ने डिजाइन किया। फाइनली ब्रिटिशर्स यहाँ 1947 तक टिके रहे, ठीक है। मतलब धीरे धीरे करके आए ट्रेडर के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे उनका यहाँ पे राज फैल गया। तो हमने आज ये पूरा हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हम लोगों ने कवर करने की कोशिश किया, और इसे पढ़िए और छोटा छोटा कई फैक्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। जय हिंद।